सांख्य के विकासवाद को हमने संपूर्ण रूप से जानने की चेष्टा की और उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गया होगा कि जो 25 तत्वों का आविर्भाव है वह किस प्रकार से पुरुष और प्रकृति के सामिप्य से सानिध्य से प्रकृति में जो गुणशोभ उत्पन्न होता है और उससे जो अन्य अन्य तत्वों का प्रादुर्भाव होता है, विकास प्रारंभ होता है। तो ये जो विकास होता है इसकी विशेषताएं क्या है? तो सांख्य के विकासवाद की विशेषताएं क्या है, ये हम एक अंतिम रूप में जानने की चेष्टा करेंगे कि सांख्य के विकासवाद की पहली विशेषता हम जो ये देखें तो इसे हम आविर्भाव कहते हैं। और समस्त वस्तुएं जो प्रकृति में अव्यक्त हैं, जिनका विकास के द्वारा प्रकाशन होता है। ये कोई नई उत्पत्ति नहीं होती। यहाँ पे आविर्भाव शब्द काम में लिया गया है और पूर्णतः प्रलय या पूर्णतः नई उत्पत्ति, इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है सांख्य में। सांख्य दर्शन में आविर्भाव और तिरोभाव का शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो आविर्भाव का अर्थ है कि जो अव्यक्त है उसका व्यक्त होना, यहाँ कोई नई उत्पत्ति नहीं होती। तो सारे जो तत्व हैं वह प्रकृति में अव्यक्त रूप में विद्यमान होते हैं और सर्ग के समय, विकास के समय, आविर्भाव के समय ये जो अव्यक्त हैं वह सारे तत्व व्यक्त हो जाते हैं। दूसरी जो विशेषता है वह यह है कि विकास का क्रम सूक्ष्म से स्थूल की ओर माना गया है। सबसे पहले बुद्धि का विकास होता है। बुद्धि बहुत ही सूक्ष्म है। बुद्धि की अपेक्षा अहंकार स्थूल है और उनसे पंच महाभूतों का विकास अंत में होता है, क्योंकि वे सबसे ज़्यादा स्थूल हैं। यहाँ पर जो दार्शनिक जो शब्दावली का प्रयोग हम करते हुए एक बात को और स्पष्ट करेंगे, वह यह है कि सूक्ष्म शब्द का अर्थ जो है वह दार्शनिक अर्थ में छोटा नहीं लिया जाता है, व्यापक लिया जाता है। तो व्यापक बुद्धि जो है वह बहुत महत्व जो है बहुत अधिक व्यापक है, बहुत अधिक सूक्ष्म है और जो महाभूत है वह बहुत अधिक स्थूल है। तो यहाँ पर सूक्ष्म का अर्थ व्यापक के अर्थ में, व्यापकता के अर्थ में समझना चाहिए। विकासवाद की तीसरी विशेषता यह है कि सृष्टि और प्रलय के क्रम को यहाँ पे माना गया है। सृष्टि की अवस्था जो है, जब प्रकृति का रूपांतर पुरुष के प्रयोजन के लिए विभिन्न वस्तुओं में होता है, और प्रलय उस अवस्था को कहते हैं कि जब प्रकृति अपने स्वभाव की स्थिति में आ जाती है। यानी जब सत्व सत्व में, रजस रजस में और तमस तमस में जब ये गुण अपने स्थित रहते हैं, प्रवाहित रहते हैं, उस समय उस अवस्था को तिरोभाव की अवस्था कह सकते हैं, या समझने के लिए उसे प्रलय की अवस्था कहा जा सकता है। वास्तव में इसे प्रलय की अवस्था नहीं कहा जाता। दूसरे शब्दों में प्रकृति की साम्य अवस्था को भी हम प्रलय कह सकते हैं। तो विकासवाद की चौथी अवस्था जो है वह यह है कि जड़ को, जिससे समस्त विश्व का विकास होता है, अविनाशी माना गया है। प्रकृति से जो जड़ है, समस्त विश्व का विकास होता है, परंतु प्रकृति की सत्ता में न्यूनता नहीं आती। प्रकृति की सत्ता ज्यों की त्यों बनी रहती है। इस प्रकार हम सांख्य के विकासवाद को समझने की चेष्टा करते हैं। अब हम देखते हैं कि सांख्य के विकासवाद और डार्विन ने जो अभी विज्ञान के क्षेत्र में जो आधुनिक विज्ञान की एक विचारधारा है, उन दोनों में कहीं कोई समानता है या भिन्नता है, तो वो किन स्तरों पर, किन विचारों में भिन्नता है, वह हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमें बात दिखाई देती है वह ये कि सांख्य का विकासवाद तो प्रयोजनवादी है। वह पुरुषों के भोग और मोक्ष के लिए प्रकृति जो है वह विकसित होती है, परंतु डार्विन का विकास की क्रिया जो है वह यांत्रिक है। उनके विकास के पीछे कोई प्रयोजन हमें दिखाई नहीं देता है। सांख्य का सिद्धांत जो है वह विश्व के विकास का सिद्धांत है, परंतु डार्विन का मत जो है वह जीवधारियों के विकास का सिद्धांत है। डार्विन के अनुसार पुद्गल के सक्रिय होने से विकास का प्रारंभ होता है, परंतु सांख्य के मत से पुरुष और प्रकृति से निकटता से विकास का प्रारंभ होता है। पुरुष जब प्रकृति के निकट आता है तो प्रकृति में गुणशोभ उत्पन्न हो जाता है और विकास का क्रम जो है वह प्रारंभ हो जाता है।
तो सांख्य मत जो है वह विकास की दार्शनिक व्याख्या है, परंतु जो डार्विन मत है वह विकास की वैज्ञानिक व्याख्या है। इस प्रकार हम इन दोनों में एक मुख्य मुख्य सतही अंतर को समझने की चेष्टा की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि सांख्य का विकासवाद का सिद्धांत जो है क्या पूर्ण है, क्या संतोषप्रद है, क्या इसको हम ऐसे के ऐसे ये स्वीकार किया जा सकता है, या इसमें कोई समस्याएं, कोई कठिनाइयाँ, कोई आलोचना, कोई उलझने भी इसमें विद्यमान है। इसके बारे में हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।